हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्चुअल क्लासेस। आज हम लोग इमरजेंसी प्रोविजंस को स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। इसके ओरिजिन को देखेंगे, कहाँ से कैसे हम लोग इसको बोरो किए हैं, ये सारी फैक्ट्स देखेंगे। उसके बाद जो हम लोगों का इमरजेंसी का जो एक्सपीरियंस रहा इंदिरा गांधी के टाइम का, उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट है कि इमरजेंसी के टाइम कैसे जो है यूनिटरी की ओर हम लोग मूव कर जाते हैं, फेडरलिज्म से यूनिटरी की ओर मूव करते हैं, कैसे जो है सेंटर स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि सेंटर स्टेट रिलेशन कैसे इफेक्ट होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। साथ ही कौन से फंडामेंटल राइट्स आपके जो है अफेक्ट होते हैं, ठीक है, सस्पेंड हो जाते हैं। सस्पेंड फंडामेंटल राइट नहीं होते हैं, बल्कि उसका एक्सक्यूशन जो है वो सस्पेंड होता है। आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। उसके बाद एक और चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इमरजेंसी का जो प्रोविजन है उसको लागू करना जितना कठिन है, जितना डिफिकल्ट है, उतना ही इसको रिवोक करना उतना ही क्या है, इजी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग इमरजेंसी के बारे में बेसिक देख लेते हैं। तो इमरजेंसी जो है किस पार्ट में मेंशन है, तो ये है पार्ट 18। ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन बन चुका है। पार्ट 18 में है। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक जो है मेंशन है इमरजेंसी के बारे में। कहां से हम लोग बोरो किए हैं इमरजेंसी वाले कॉन्सेप्ट को, तो ये आप देखेंगे कि इमरजेंसी हम लोग बोरो किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, ठीक है। कहां से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा, जो सस्पेंशन वाला पार्ट है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, ये हम लोग कहां से लिए हैं, तो ये हम लोग लिए हैं वेमर कॉन्स्टिट्यूशन से। वेमर कॉन्स्टिट्यूशन, इस वेमर को अभी हम लोग क्या बोलते हैं, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये ध्यान रहेगा। तो क्वेश्चन बनना होगा तो यहां से बनेगा, क्योंकि ये 3 पार्ट पे क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है। किस पार्ट में है, कौन से आर्टिकल में है, कहां से हम लोग लिए हैं, और सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट जो है वो कहां से हम लोग उठाए। देखिए इमरजेंसी के टाइम क्या होता है कि जो सेंटर स्टेट रिलेशन है ना, वो यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है। जो फेडरलिज्म की हम लोग बात करते हैं वो क्या हो जाता है, यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि ये सेंटर डिसाइड करेगा कि इमरजेंसी के टाइम क्या होगा देश में, ठीक है। यानी कि इट इज अप टू सेंटर हाउ यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन विल बी। यानी कि यूनिटरी होने के बाद भी उसमें क्या चीजें होंगी नहीं होंगी, ये कौन डिसाइड करेगा, तो ये सेंटर डिसाइड करता है। अब बात कर लेते हैं कितने तरह की इमरजेंसी है। तो 3 टाइप की इमरजेंसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं, आप देख सकते हैं। पहला जो है नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352 में मेंशन है, ठीक है। ये बाकी रीजन वाला पार्ट हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से रीजन पे नेशनल इमरजेंसी लागू की जा सकती है, ठीक है, कौन डिक्लेयर करेगा इसको, और क्या अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। सेकेंड जो टाइप है वो है प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, जिसको कि स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं, ये है आर्टिकल 356 में। थर्ड है फिनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 360 में मेंशन है, ठीक है। ये जो फिनेंशियल इमरजेंसी है वो अभी तक इंडिया में कभी नहीं लागू हुआ है, ठीक है, इतना ध्यान रहेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 तीनों इमरजेंसी को हम लोग डिटेल डिस्कस करते हैं। तो देखिए पहला जो है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 352 में। इसको और क्या हम लोग बोलते हैं, प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी, प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। तो आर्टिकल 352 क्या बोलता है, एज पर आर्टिकल 352 क्या बोलता है कि इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, यानी कि अगर प्रेसिडेंट जो है क्या है, सेटिस्फाइड है, इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड that
सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इज, अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है किससे, सिक्योरिटी, अच्छा एक सेकेंड, ठीक है, तो ये आर्टिकल क्या बोलता है, कलर चेंज कर लिया जाए थोड़ा, देखिए बोलता है कि एज पर आर्टिकल 352 इफ प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया की बात, और पार्ट ऑफ इट, यानी कि कोई एक पार्ट में भी, पार्ट ऑफ इट, ठीक है, अगर ये क्या है, ये थ्रेटेंड है, तो उस केस में क्या हो सकता है, अब थ्रेटेंड है किस ग्राउंड पे, तो ग्राउंड भी देख लीजिए, ग्राउंड पे, किस ग्राउंड पे, तो पहला जो है वार, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल इमरजेंसी भी बोल सकते, एक्सटर्नल एग्रेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, वार हो गया, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है, और थर्ड पॉइंट है आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है, तो क्या बोलता है आर्टिकल 352, एज पर आर्टिकल 352 इफ प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और अ पार्ट ऑफ इट इज थ्रेटेंड ऑन द ग्राउंड ऑफ वार, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन, देन क्या होगा, देन प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी। तो आपको जो है आर्टिकल 352 का कंटेंट याद हो गया। 352 क्या बोलता है, एज पर आर्टिकल 352 इफ प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ध्यान दीजिएगा, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इट इज थ्रेटेंड ऑन द ग्राउंड ऑफ वार, जिसको कि हम लोग एक्सटर्नल इमरजेंसी बोलते हैं, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, इसको हम लोग इंटरनल इमरजेंसी बोलते हैं, देन प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी। अब देखिए इसमें पॉइंट वाइज पॉइंट उठाते हैं, जो ये सेटिस्फाइड टर्म है पहले इसको देखते हैं कि कैसे पता चलेगा कि प्रेसिडेंट जो है सेटिस्फाइड होगा। सेटिस्फाइड, प्रेसिडेंट का तो मन किया तो सेटिस्फाइड हो गया, ऐसा तो होगा नहीं, कुछ उसका भी रूल होगा। तो देखिए क्या होता है कि ये सेटिस्फेक्शन कब आएगा, ऑन द रिटेन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। अब यहां एक थोड़ा सा कैच है, उसको देख लेते हैं कि इंदिरा गांधी ने इसी स्टेटमेंट का फायदा उठाया, ठीक है। ये जो ऑन द रिटेन एडवाइस ऑफ सीओएम है, ये 44th अमेंडमेंट में आता है, ठीक है। ये कब ऐड किया जाता है, इसको लिख लेते हैं, 44th सीए 1978 में इसको ऐड किया जाता है। यानी कि इससे पहले क्या था कि ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं था कि रिटेन एडवाइस ही चाहिए, ठीक है। तो अब आपको पता होगा कि 25 जून 1970 को यहां देख लेते हैं, 25 जून 1970 को इंदिरा गांधी क्या लगाई थी, इमरजेंसी लगा दी थी। तो ये जो इमरजेंसी लगाई थी ये विदाउट कंसल्टेशन विथ सीओएम, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कोई जो है उन्होंने कंसल्ट नहीं किया था और डायरेक्टली जो है इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दी थी। तो इसी लूप होल को देखते हुए क्या किया गया, इस सेटिस्फेक्शन को रिटन एडवाइस पे कर दिया गया बाय 44th सीए 1978। ध्यान रहेगा, इतना ध्यान रहेगा। तो डिफिनेशन क्लियर हो गया, सेटिस्फेक्शन का मतलब क्लियर हो गया। अब वार का मतलब समझते हैं। जो ये 3 फैक्टर दिया गया है, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, ये तीनों टर्म आपको क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वार का क्या मतलब है। वार का मतलब एक्सटर्नल वार, मतलब 2 नेशन, 2 और मोर नेशन के बीच में हो, ठीक है। और ये क्या हो, ऑफिशियली डिक्लेयर्ड हो। जैसे अभी रिसेंट में पाकिस्तान के साथ हम लोगों का ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो वार जैसा सिचुएशन बना, तो उसमें आप देखें कि
मीडिया में अगर आप देख रहे होंगे न्यूज चैनल्स वगैरह, तो उसमें बातें की जा रही थी कि एक जो है पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाए, उसमें ये जो है इमरजेंसी को लेकर प्रोविजन पास किया जाएगा, तब जाकर ऐसा एज ए ऑफिशियल वार डिक्लेयर्ड होता है। ठीक है, तो वही चीज है कि ऑफिशियली डिक्लेयर्ड होना चाहिए दो नेशन के बीच वार, ये होता है वार का मतलब। और एक्सटर्नल एग्रेशन जो टर्म है, एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन के मतलब जो टर्म है, इससे आप क्या समझते हैं? एक्सटर्नल एग्रेशन का मतलब कि आप जो है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। जैसे 1971 में क्या होता है, बांग्लादेश का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये बांग्लादेश जब बनता है उससे पहले क्या हो रहा था, यहां पर वार जैसा सिचुएशन था। ठीक है, उस समय बांग्लादेश नहीं था, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि पाकिस्तान में ही जो है कोल्ड वार टाइप का चल रहा था। ठीक है, तो उस समय क्या हो रहा था, जो रिफ्यूजीज थे, मिलियंस ऑफ रिफ्यूजी, वो कहाँ आ रहे थे, इंडिया आ रहे थे। ठीक है, रिफ्यूजी इंडिया आ रहे थे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है इसको क्या बोलता है, एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर चाइनीज एग्रेशन इन एलएसी। ठीक है, जैसे ये जो हो गया एक्सटर्नल एग्रेशन एक एग्जांपल, एक दूसरा एग्जांपल क्या हो गया, चाइनीज एग्रेशन इन एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, तो दो एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझे। पहला 1971 का जब बांग्लादेश बनता है, उस समय क्या होते हैं, बहुत सारे रिफ्यूजी जो है इंडिया में आते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इसको क्या बोला, एक्सटर्नल एग्रेशन। ठीक है, या फिर दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, चाइनीज एग्रेशन इन एलएसी। जैसे क्या होता है, जो एलएसी वाला पार्ट है, एक्चुअल कंट्रोल वाला पार्ट है, वहां पर आप देखेंगे कि ये डोकालाम ये सब वाला जो पोर्शन है, वहां पर हमेशा जो है हमेशा जो है इंडिया और चाइनीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो ये दो एग्जांपल हो गया एक्सटर्नल एग्रेशन का। आर्म्ड रिबेलियन की अगर बात करें कि आर्म्ड रिबेलियन क्या होता है, आर्म्ड रिबेलियन, अगर आर्म्ड रिबेलियन की बात करेंगे तो जब सिटीजन जो है आर्म्स पिकअप कर ले और पब्लिक ऑर्डर को थ्रेट हो, क्या हो, पब्लिक ऑर्डर की को थ्रेट हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्म्ड रिबेलियन। अब बताइए कि कोई एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे बीरभूम में आप सुने होंगे कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल को जो किल कर दिया गया था, वो क्या आर्म्ड रिबेलियन का एग्जांपल होगा या फिर इंटरनल एग्रेशन में जाएगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का इसके डेफिनेशन से रिलेटेड जो पता होना चाहिए, वो चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आप ध्यान ये दे सकते हैं कि जो हम लोगों को, एक बार इसको इरेज कर लेते हैं, 3 टर्म आपको ध्यान में रखना है। 3 टर्म क्या ध्यान में रखना है कि सेटिस्फाइड वाला जो था, सेटिस्फाइड वाला वो 44th सीए से ऐड हुआ था, और जो इंडिया, मतलब यहां देखिए ये जो था ना कि प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और अ पार्ट ऑफ इट, जो ये पार्ट ऑफ इट है ये कब ऐड हुआ था, 42nd अमेंडमेंट से। अ पार्ट ऑफ इट ये कब ऐड हुआ था, तो 42nd सीएए से ऐड हुआ था। ठीक है, अब जो है इंटरनल डिस्टरबेंस जो है वो एक बहुत बड़ा वेग टर्म था, और इसीलिए इंटरनल जो ये आर्म्ड रिबेलियन हम लोग देखे ना, आर्म्ड रिबेलियन एक ग्राउंड है, तो ये पहले आर्म्ड रिबेलियन नहीं था, ये पहले इंटरनल डिस्टरबेंसेस था, इंटरनल डिस्टरबेंसेस था। लेकिन क्या होता है कि 1975 में जो इमरजेंसी प्रोक्लेम किया गया वो इंटरनल डिस्टरबेंस का हवाला देते हुए किया गया था, 1975 का इमरजेंसी। ठीक है, तो ये जो है ना इंटरनल डिस्टरबेंसेस, ये बहुत ही वेग टर्म है, इसका मीनिंग बहुत कुछ निकाला जा सकता है, वेग टर्म है। ठीक है, तो इसको क्या किया गया, 44th सीएए से आर्म्ड रिबेलियन को रिप्लेस, इंटरनल डिस्टरबेंसेस को रिप्लेस कर दिया गया, किससे, आर्म्ड रिबेलियन से। तो ये 3 पॉइंट ध्यान में रहेगा कि सेटिस्फेक्शन जो है 44th सीएए से लिया गया,
पार्ट ऑफ इट 42nd CAA से, आर्म्ड रिबेलियन टर्म जो है आया 44th CAA से। अब हम लोग बात कर लेते हैं पास्ट इंस्टेंसेस की कि कब कितने बार अब तक इमरजेंसी जो है लगाई जा चुकी है। तो जो फर्स्ट इमरजेंसी लगाया गया था वो कब लगाया गया था? 1962 टू 68 में। ठीक है, ये कब था? तो चाइनीज वाला जो चल रहा था उसी टाइम का ये इमरजेंसी ये है, चाइनीज वार जो चल रहा था। इसमें क्या था? ग्राउंड था एक्सटर्नल एग्रेशन। एक्सटर्नल एग्रेशन किस साइड में? तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया में, अरुणाचल, ये जो नेफा वाला पार्ट था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया अरुणाचल वाले पार्ट में। ठीक है, जिसको कि चाइना आज भी अपना जो है पार्ट मानता है, ये अरुणाचल जो है उसका पार्ट है। सेकेंड इंस्टांसेस देखने को मिलता है वो दिखता है 1971 से में जो इमरजेंसी लगाती हैं इंदिरा गांधी जी 1971 में बांग्लादेश क्राइसिस के बाद। वो तो 75 में लगाती है ना। बांग्लादेश क्राइसिस के बाद जो रिफ्यूजी मूव कर रहे थे वो उसको जो है सेकेंड टाइम इमरजेंसी लगता है, और उसका भी ग्राउंड क्या होता है? एक्सटर्नल अग्रेशन। ठीक है, और थर्ड जो इंदिरा गांधी जी लेकर आई थी 1975 में, 77 तक चला था, ये जो था ये इसका ग्राउंड क्या था? इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। आप देखे होंगे कि उस समय क्या हुआ था कि जितने भी अपोजिशन लीडर हुआ करते थे या जो पर्सनालिटी थे, जो मतलब जो विद्वान लोग थे, उन लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाला जाने लगा इस टाइम पे। ठीक है, तो इसी वजह से इसके बाद जब गवर्नमेंट आती है तो वो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को चेंज करके आर्म्ड रिबेलियन कर देती है, क्योंकि इसका मिसयूज दिखा था हम लोगों को 1975 में। ठीक है, तो हालांकि बहुत सारे प्रोविजन थे, सेफगार्ड मैकेनिज्म बहुत सारा था। जैसे आर्टिकल 352 में आप देखेंगे कि पार्लियामेंट जो है एक मंथ में, प्रोक्लेमेशन के एक मंथ में आपको जो है स्पेशल मेजोरिटी से अप्रूव करना है। ये कहाँ मेंशन है? आर्टिकल 352 में कि अगर मान लीजिए कि सेटिस्फाइड हो गए तो ये प्रोक्लेम हो गया इमरजेंसी, तो उसके एक मंथ में स्पेशल मेजोरिटी से आपको दोनों सदन से लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन से एक मंथ के अंदर आपको जो है अप्रूव करना। ठीक है, अब स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, या फिर 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, जो भी ज्यादा होगा उसको कंसिडर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पास्ट इंस्टांसेस। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि सपोज कर लीजिए कि इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दिया गया लेकिन पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? पहले इमरजेंसी का प्रोविजन समझते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि इमरजेंसी जो है, इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दिया गया। ठीक है, इसके एक मंथ के अंदर तक, विद इन 1 मंथ क्या करना होगा? दोनों सदन से, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होगा, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। उसके बाद क्या होगा? 6 मंथ के लिए आपका जो है इमरजेंसी लग जाएगा। ठीक है, इमरजेंसी कंटिन्यू टिल 6 मंथ। अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वापस से स्टेप 2 फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप 2 यानी कि दोनों सदन में फिर से स्पेशल मेजोरिटी से पास कराइए, फिर अगले 6 मंथ के लिए जो है कंटिन्यू हो जाएगा। एंड ऐसे ही ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगा इनफाइनाइट टर्म के लिए। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गई। अब देखिए, क्वेश्चन उठता है कि अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो क्या होगा? तो इस केस में क्या होगा? विद इन 1 मंथ राज्यसभा को फुल मेजोरिटी से पास करना होगा, और जब पार्लियामेंट सेशन में आता है, पार्लियामेंट जब सेशन में आएगा तो उसको भी विद इन जो है आपका 1 मंथ के अंदर उसको जो है आपको अप्रूव करना होगा, अदरवाइज ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि दोनों सदन में है तब तो ठीक है, 1 मंथ के अंदर दोनों पास कर दिए तब पास हो गया, इमरजेंसी कंटिन्यू हो गया, अदरवाइज इमरजेंसी जो है रिवोक हो जाएगा अगर नहीं पास कर पाए। ठीक है, लेकिन सपोज कीजिए कि लोकसभा डिजॉल्व्ड है,
लोकसभा जब डिजॉल्व है तो आपको राज्यसभा से इसको जो है 30 दिन के अंदर आपको अप्रूव कराना है। और जैसे लोकसभा का मीटिंग होगा, लोकसभा की बात कर लें पार्लियामेंट की जगह, लोकसभा जब भी मिलेगा फर्स्ट टाइम तो उसको भी 30 डेज के अंदर इसको पास कराना होगा। ठीक है, और इसको हाउ लॉन्ग वी कैन एक्सटेंड इट, तो ये हम लोग देख लिए इनफाइनाइट टाइम के लिए, लेकिन वही प्रोसेस है, आपको जो है 6 मंथ पर आपको फिर से पास करना पड़ेगा। ठीक है, हु विल रिवोक, एनी एग्जाम्पल? तो ये जो रिवोक होगा वो प्रेसिडेंट के ऑर्डर से ही रिवोक हो सकता है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट के थ्रू ही रिवोक हो सकता है, यानी कि प्रेसिडेंट ही इसको रिवोक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जो 44th CA 1978 होता है, ये तो समझ में आ गया होगा, इसको हटा देते हैं। इसके एग्जांपल की अगर बात करें तो देखिए, जो नेशनल इमरजेंसी 1975 में इंदिरा गांधी जी द्वारा लाया जाता है, इसको जो है रिवोक किया जाता है, रिवोक्ड बाय व्हाट, 44th CA 1978। ये एकमात्र इमरजेंसी है जिसको कि लोकसभा द्वारा रिवोक किया जाता है। 44th CA 1978 के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है इसको, एंड देन इसको रिवोक कर देता है कौन, लोकसभा। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखिए ये होगा कैसे रिवोक, अगर 1/10 ऑफ लोकसभा मेंबर, 1/10 ऑफ लोकसभा मेंबर, यहां लिखते हैं 1/10 ऑफ लोकसभा मेंबर अगर जो है स्पीकर है, मतलब पार्लियामेंट सेशन में है तो स्पीकर को नोटिस दे दें, या फिर अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, सॉरी लोकसभा सेशन में नहीं है, तो उस समय किसको देंगे, प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। समझ में आ रहा है, 1/10 ऑफ लोकसभा मेंबर या तो स्पीकर को दे देंगे अगर हाउस सेशन में है, तो अगर नहीं है तो प्रेसिडेंट को दे देंगे। रिगार्डिंग विच, रिगार्डिंग डिसकंटिन्यूएशन ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, तो 1/10 मेंबर इधर स्पीकर को दे दें या फिर प्रेसिडेंट को देंगे। तो इसके बाद क्या होगा, एक स्पेशल सिटिंग बुलाया जाएगा। क्या होगा, जब ये स्पीकर या प्रेसिडेंट इसको देख लेंगे तो उसके बाद एक स्पेशल सिटिंग बुलाया जाएगा, स्पेशल सिटिंग बुलाया जाएगा। और ये स्पेशल सिटिंग किसके लिए होगा, तो इसको आपको जो है 14 दिन के अंदर ये बुलाया जाता है, स्पेशल सिटिंग समन कर दिया जाता है। 14 डेज कंपलसरी है कि 14 डेज के अंदर आपको समन करना ही है। ठीक है, और अगर डिसअप्रूव्ड कर दिया गया लोकसभा से, डिसअप्रूव्ड बाय लोकसभा बाय जस्ट सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है, तो इमरजेंसी जो है रिवोक हो जाएगा। ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी समझ में आ गया कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है होगा तो कैसे होगा, रिवोक कैसे होता है, ये प्रोसेस समझ में आ गया। रिवोक का प्रोसेस सिंपल है, आपका सिंपल मेजॉरिटी से जो है रिवोक कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलने, इफेक्ट देखने से पहले थोड़ा सा एक रिवीजन के तौर पे क्विक रिकॉल कर लेते हैं हम लोग, और वो ये है कि देखिएगा अगर आप, तो जो अप्रूवल है वो क्या है, स्पेशल मेजॉरिटी से हो रहा है। ठीक है, और जो डिसकंटिन्यूएशन है या फिर डिसअप्रूवल है, वो सिंपल मेजॉरिटी से हो रहा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या है चीजें, क्या है ये, मतलब इसके पीछे स्पेशल और सिंपल के पीछे करने का क्या मतलब है कि ये इमरजेंसी जो है एक स्पेशल केस में ही लागू किया जाए। ठीक है, और लागू हो भी गया तो इसको खत्म करने के लिए जो प्रोसेस है वो काफी सिंप्लीफाइड वर्जन में है। ठीक है, जस्ट सिंपल मेजॉरिटी से आप जो है इसको डिसअप्रूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं इफेक्ट की। तो ये 3 इफेक्ट इसका देखेंगे हम लोग कि सेंटर स्टेट रिलेशन पे क्या होता है, यानी कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी पे क्या इफेक्ट आता है, या फिनेंशियल इफेक्ट क्या दिखने को मिलता है। उसके बाद लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के टर्म को क्या इंक्रीज या फिर
डिक्रीज किया जा सकता है, ये चीजें देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फंडामेंटल राइट जो सस्पेंड हो जाता है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेंटर स्टेट रिलेशन में। तो इसमें पहला हम लोग देखेंगे लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप। ठीक है, लेजिस्लेटिव रिलेशन, ये जो है आर्टिकल 353 में मेंशन है। इसके अंतर्गत क्या है कि देखिए यहां पर दो आर्टिकल आपको जानना जरूरी है। आर्टिकल 250 बोलता है कि पार्लियामेंट जो है किसी भी स्टेट लिस्ट पे लॉ बना सकता है। पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट। ठीक है, लेकिन ये जो भी लॉ बनाएगा, ये सीज कर जाएगा, सीज आफ्टर 6 मंथ। ठीक है, इमरजेंसी 6 मंथ ऑफ डिसकंटिन्यूएशन ऑफ इमरजेंसी, यानी कि इमरजेंसी के खत्म होने के बाद जैसे इमरजेंसी खत्म होगा उसके 6 मंथ के बाद ये लॉ जो है ऑटोमेटिकली जो है सीज कर जाएगा। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हैं कि लॉ मेकिंग जो है वो स्टेट लिस्ट पे भी दे दिया गया है। ठीक है, तो स्टेट लॉ बना सकता है, ऐसा नहीं, स्टेट जो है लॉ बना सकता है, स्टेट कैन डू एनीथिंग, बट कंकरेंट पावर किसको दे दिया गया है? कंकरेंट पावर दे दिया गया सेंटर को स्टेट लिस्ट पे। ठीक है, अब ये आर्टिकल 250 हो गया। आर्टिकल 251 देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल 251 बोलता है कि इन केस ऑफ इनकॉम्पेटिबिलिटी के केस में क्या होगा? सेंटर द्वारा बनाए गए लॉ, सेंट्रल लॉ जो है वो वैलिड होगा। ठीक है, तो यूनियन लॉ शैल प्रिवेल। ठीक है, ये हो गया। दूसरा आप ऑर्डिनेंसेस की बात कर ले। ऑर्डिनेंसेस, तो यहां जो है प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंसेस लेकर आ सकता है इमरजेंसी के केस में। ठीक है, किस पे? स्टेट लिस्ट पे, अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो ये हो गया आपका क्या? लेजिस्लेटिव रिलेशन, जो कि आर्टिकल 353 में है। इसमें दो आर्टिकल ध्यान रखना है, 250 और 251। 250 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट जो है स्टेट लिस्ट पे लॉ बना सकता है, लेकिन वो लॉ जैसे ही इमरजेंसी खत्म होगा उसके 6 मंथ में सीज कर जाएगा। ठीक है, स्टेट भी लॉ बना सकता है, लेकिन जब इनकॉम्पेटिबिलिटी की बात आएगी तो उस केस में सेंट्रल लॉ प्रिवेल करेगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 251। अब बात कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। यहीं पे हम लोगों को देखना होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बात कर लें तो इसमें आप देखेंगे कि ये भी आर्टिकल 353 में ही है। इसमें क्या है कि सेंटर जो है स्टेट को क्या करेगा? डायरेक्ट करेगा, डायरेक्ट स्टेट। ठीक है, ऑन एनी मैटर, किसी भी मैटर पे सेंटर जो है स्टेट को डायरेक्ट कर सकता है। ठीक है, और ये जो है ना, मान लीजिए कि किसी पार्ट में इमरजेंसी लगा है, तो ऐसा नहीं कि केवल पार्ट में ही वो डायरेक्ट करेगा, वो किसी भी स्टेट को डायरेक्ट कर सकता है ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, अब फिनेंशियल रिलेशन जो कि आर्टिकल 354 में है उसको भी देख लेते हैं। फिनेंशियल रिलेशन, तो इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें यही है कि जो प्रेसिडेंट है वो अगर चाहे तो कुछ भी मॉडिफाई कर सकता है, व्हाट एवर ही वांट और ही थिंक्स फिट। ठीक है, पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट लेवी कर सकता है स्टेट टैक्स। ठीक है, जो स्टेट कलेक्ट करता है उसको पार्लियामेंट कलेक्ट कर सकता है। तो ये सारी चीजें जो है, और एक और चीज, जो भी इसमें मॉडिफिकेशन होगा, फिनेंशियल मॉडिफिकेशन जो भी होगा वो पूरे फिनेंशियल ईयर के लिए वैलिड होगा। तो फिनेंशियल रिलेशनशिप में आप रिलेशंस में क्या देखें हम लोग कि प्रेसिडेंट जो है मॉडिफाई कर सकता है, उसके बाद पार्लियामेंट जो है स्टेट टैक्स पे भी लेवी लगा सकता है, और ये जो भी मॉडिफिकेशन होगा वो पूरे फिनेंशियल ईयर के लिए वैलिड होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फंडामेंटल राइट्स पे। टर्म ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली 1 साल के लिए एक्सटेंड हो जाता है। अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की।
तो इसमें दो आर्टिकल है, अगर आप देखें तो आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359। ठीक है, तो आर्टिकल 359 क्या बोलता है कि फंडामेंटल राइट जो है, जो स्पेसिफाइड करेंगे प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर में, वो इफेक्टेड होगा एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। ये कभी भी सस्पेंड नहीं। ठीक है, और ये किस आर्टिकल सीए से ऐड किया गया? तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको ऐड किया गया। आपको ध्यान होगा जो मेनका गांधी केस था या फिर एडीएम जबलपुर वाला केस जो था, वो सारे केस इसी से रिलेटेड थे। ठीक है, तो आर्टिकल 20 और 21 जो है उसको छोड़कर बाकी जितने भी प्रेसिडेंट के ऑर्डर में मेंशन हैं, प्रेसिडेंट ऑर्डर में, वो सारे फंडामेंटल राइट क्या होंगे? अफेक्टेड होंगे। ठीक है, मतलब कि सस्पेंडेड हो जाएंगे आप बोल सकते हैं। लेकिन ये सस्पेंड फंडामेंटल राइट नहीं होता है, इसका इन्फोर्समेंट सस्पेंड होता है। क्या होता है? इन्फोर्समेंट सस्पेंड होता है, न कि कोई फंडामेंटल राइट सस्पेंड होता है। ठीक है, अब देखिए, लेकिन आर्टिकल 358 क्या बोलता है कि आर्टिकल 19 जो है वो केवल सस्पेंड होगा कब? जब नेशनल इमरजेंसी लगा। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी। बाकी इसको भी आप इफेक्ट नहीं कर सकते हैं, यानी कि उसके इन्फोर्समेंट को जो है आप सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये प्रेसिडेंट ऑर्डर में मेंशन रहेगा तभी होगा। ठीक है, और जबकि आर्टिकल 19 जो है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, कोई अलग से उसके लिए स्पीकर का ऑर्डर लाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम लोग इससे रिलेटेड थोड़ा सा कुछ और भी फैक्ट्स है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप यहाँ क्या देखें? आप यहाँ ये देखें कि आर्टिकल 358 किससे रिलेटेड होगा? केवल नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड होगा। ठीक है, नेशनल या फिर एक्सटर्नल इमरजेंसी इसको कह लीजिए, एक्सटर्नल इमरजेंसी। और आर्टिकल 359 जो है इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल दोनों के केस में होगा। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब जुडिशियल रिव्यू के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो 38th सीए 1975 आता है, ठीक है, वो ये कंफर्म, ये जो है आप ऐसा समझ सकते हैं कि वो जो है प्रेसिडेंस का सेटिस्फेक्शन जो है वो भी जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएगा, ऐसा बताता है। ठीक है, लेकिन देखिए 30, अभी हम लोग क्या देख रहे थे, 44th ना, दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है। तो जो 38th सीए जो इंदिरा गांधी जबरदस्ती लेकर आई थी, उसके अकॉर्डिंग जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा किसका? प्रेसिडेंट के सेटिस्फेक्शन का। ठीक है, लेकिन जो 44th सीए आता है वो ये बोलता है कि जो है, और ये कौन से केस में आया था, तो आप देखेंगे 44th सीए जो है आता है, वो इस प्रोविजन को क्या कर देता है? डिलीट कर देता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। फिर आप देखेंगे कि 1980 में एक केस आता है, बहुत चर्चित केस है, मिनर्वा मिल केस, मिनर्वा मिल केस 1980 का। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन है उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। समझ में आया? तो 38 के थ्रू इंदिरा गांधी ऐड करा दी ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल्स हो वो सब चीजें ना आए। लेकिन 44th सीए इसको डिलीट कर देता है, वापस से मिनर्वा मिल केस 1980 में प्रेसिडेंट के सेटिस्फेक्शन को जुडिशियल रिव्यू का पार्ट बना देता है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू उसका पॉसिबल है। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसका? अगले इमरजेंसी का आप देखेंगे जिसको कि हम लोग प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। प्रेसिडेंट रूल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्यों कब लगता है?
ये आप देखेंगे, ये जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाता है तब ये लगता है। आर्टिकल 356 है इसका, ठीक है। तो आर्टिकल 356 जानने से पहले आपको आर्टिकल 355 का आइडिया होना चाहिए। 354 तक हम लोग देख लिए थे। 355 क्या होता है? 355 बोलता है कि ये जो है सेंटर का ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन, यानी कि सेंटर का क्या है? ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट, किसको प्रोटेक्ट करना? स्टेट को फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है, और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। एंड इसके साथ ये भी बोलता है कि इट इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ सेंटर टू इंश्योर दैट स्टेट इज रनिंग एज पर प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये पहला ड्यूटी हो गया। दूसरा ड्यूटी क्या है? कि स्टेट जो है प्रॉपर फंक्शन करे, प्रॉपर फंक्शन करे। तो ये जब फर्स्ट ड्यूटी है, इसके लिए तो हम लोग नेशनल इमरजेंसी देख लिए। जो सेकंड ड्यूटी है उसके लिए आता है स्टेट इमरजेंसी, ठीक है। तो आर्टिकल 356 क्या है? वो मतलब कि आर्टिकल 356 जो है वो प्रेसिडेंट रूल की बात करता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है गवर्नर के रिपोर्ट से, ठीक है, दैट की स्टेट जो है प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का यहां ब्रेकडाउन हो जा रहा है, तो उस केस में प्रेसिडेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट का फंक्शन एज्यूम कर लेगा, ठीक है। गवर्नमेंट रिपोर्ट के बेसिस पे दैट स्टेट इज नॉट फंक्शनिंग एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस केस में क्या होगा? प्रेसिडेंट जो है खुद को एज्यूम कर लेगा एज अ स्टेट गवर्नमेंट और उसका जो है फंक्शन परफॉर्म करने लगेगा, ठीक है। तो ये इसमें कुछ खास नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि मशीनरी फेल होने के कारण प्रेसिडेंट जो है गवर्नर के रिपोर्ट पे अगर सेटिस्फाइड हो गए तो प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाता है, ठीक है। इसमें जो मेजॉरिटी चाहिए आपको वो सिंपल चाहिए अप्रूवल के लिए, सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। अब जब अप्रूवल हो जाता है तो इस केस में कितना चाहिए? 2 मंथ का टाइम चाहिए, ठीक है। मतलब अगर प्रेसिडेंट जो है सेटिस्फाइड हो गए तो इसमें जो है 2 मंथ के अंदर आपको सिंपल मेजॉरिटी से आपको पास करा देना है, ठीक है। और फिर वो अगले 6 मंथ के लिए क्या होगा? कंटिन्यू होगा। मतलब समझ में आया? जो वहां 1 मंथ का टाइम था वो प्रेसिडेंट रूल के केस में 2 मंथ का टाइम दिया गया है। जो नेशनल इमरजेंसी के केस में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए था वो आपको प्रेसिडेंट रूल के केस में सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है। तो अगर सपोज कीजिए कि गवर्नमेंट जो है, मान लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट को आज डिसमिस कर दिया गया, रुकिए, ठीक है। तो ये सपोज कीजिए कि आज जो है डिसमिस कर दिया गया स्टेट गवर्नमेंट को, तो इसके अगले 2 मंथ में क्या करना होगा? आपको सिंपल मेजॉरिटी से इसको पास करना होगा। तो फिर ये कितने दिन तक प्रोक्लेम हो जाएगा? अगले 6 मंथ तक। लेकिन कहां से? डेट ऑफ डिसमिसल से। यही सब सारे केस में यही होता है क्या? एक बार आप बताइएगा, ठीक है। अब फिर जो है अगले 6 मंथ के लिए एक्सटेंड इसको भी किया जा सकता है सेम रेजोल्यूशन पास कर करके, ठीक है। तो ये चीजें हो गई आपको स्टेट इमरजेंसी से रिलेटेड, जो कि हम लोग अभी डिस्कस किए। तो अब जैसे इसमें भी वो सेम क्वेश्चन उठेगा जो वहां हम लोग डिस्कस कर रहे थे। क्या डिस्कस कर रहे थे? कि अगर मान लेते हैं कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो क्या होगा? इस केस में क्या होगा कि आपको जो है 2 मंथ के अंदर राज्यसभा से पास कर दीजिए, और जब भी लोकसभा सेशन में आए तो उसको 1 मंथ का टाइम दिया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, 2 मंथ के अंदर राज्यसभा को पास करना होगा, लेकिन लोकसभा के लिए मात्र 1 मंथ का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। अगर जो है
ये 44th अमेंडमेंट जो है चेंज करते, 44th सीए का एक प्रोविजन है उसको देख लेते हैं। 44th सीए, इसके अकॉर्डिंग अगर पार्लियामेंट 2 मंथ के अंदर अप्रूव कर देता है तो स्टेट गवर्नमेंट कुड बी डिसमिस फॉर 1 ईयर। कितने साल तक? 1 साल तक डिसमिस किया जा सकता है, ठीक है। और ये पहले था, लेकिन 44th सीए क्या किया कि 1 ईयर को कम करके 6 मंथ कर दिया। तो ये चेंजेस कहाँ आया? 44th सीए में। तो बिफोर 44th सीए ये प्रोविजन था कि अगर मान लीजिए पार्लियामेंट अप्रूव कर देता है 2 मंथ के अंदर, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है 1 साल के लिए डिसमिस हो जाता था। लेकिन 44th सीए के अकॉर्डिंग जो 1 साल तक होता था उसको रिड्यूस करके 6 मंथ कर दिया गया, ठीक है। और यही नहीं, इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन भी फिक्स है। मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या हो सकता है? मैक्सिमम आप 3 साल तक स्ट्रेच कर सकते हैं और 3 साल तक स्टेट गवर्नमेंट को आप जो है क्या कर सकते हैं? डिसमिस कर सकते हैं, ठीक है। और उसका भी मतलब एक रीजन है कि ये 3 ईयर क्यों लाया गया, और ये भी आप देखेंगे कि 44th सीए के थ्रू ही लाया गया, ठीक है। लेकिन आपको ये कंडीशन पता होना चाहिए कि 1 साल से ज्यादा कब डिसमिस होता है? जब नेशनल इमरजेंसी लगा हो, नेशनल इमरजेंसी, या फिर इलेक्शन कमीशन सेटिस्फाई हो कि इलेक्शन नहीं कराया जा सकता, इलेक्शन कांट बी हेल्ड, ठीक है। तो 2 प्रोविजन है, यानी कि ऐसे समझिए 44th ये पहले क्या करता है, जो 1 साल तक सस्पेंशन था उसको 6 मंथ करता है। इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन 3 साल लिमिट करता है, वो भी 2 कंडीशन पे कि नेशनल इमरजेंसी लगा हो या फिर इलेक्शन कमीशन ये सेटिस्फाइड हो कि इलेक्शन अभी नहीं कराया जा सकता, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप पंजाब में देखेंगे कि पंजाब में जो है 5 साल तक प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया गया था, जिसके वजह से 68th अमेंडमेंट एक्ट 1991 में इसको जो है ड्यूरेशन को 3 साल तक लिमिट किया गया। यह ध्यान रखिएगा कि ये जो मैक्सिमम ड्यूरेशन था ये 44th सीए के थ्रू नहीं आया था, ये 44th सीए जो है ये 2 कंडीशन लागू कर दिया था, ठीक है। ये सेफगार्ड ऐड किया गया। तो ये 3 साल क्यों लिमिट किया गया? ये 69th सीए के द्वारा लिमिट किया गया था। 69th और 68th, आई थिंक 68th सीए जो कि 1999 में आया था, इसके तहत इसको 3 साल तक लिमिट कर दिया गया। क्योंकि इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे कि पंजाब में 5 साल तक प्रेसिडेंट रूल लागू था, ठीक है। रिवोकेशन की बात करें तो इसमें भी वही है, प्रेसिडेंट ऑर्डर पे रिवोक कर दिया जाता है, ठीक है। और वहां उसी दिन से क्या होगा? इमरजेंसी खत्म हो जाएगा। कोई फंडामेंटल राइट इफेक्ट नहीं होगा, केवल कंसर्न्ड स्टेट में होगा। लिख ही देते हैं, ठीक है। नो फंडामेंटल राइट इफेक्टेड, ठीक है। डील विथ कंसर्न्ड स्टेट, यानी कि जिस स्टेट में ये हो रहा है बस उसी से रिलेटेड होगा, ठीक है। लोकसभा का या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली का टर्म जो है, लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली का टर्म जो है एक्सटेंड नहीं होगा, ठीक है। लेजिस्लेटिव रिलेशन की बात करें तो आर्टिकल 357 में है, ठीक है। वो सस्पेंडेड रहता है, तो जो भी करना होगा वो सेंटर ही करेगा। प्रेसिडेंट जो है वो डिक्लेयर करेंगे पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट जो है वो स्टेट से रिलेटेड जो फंक्शनिंग है उसको देखे, ठीक है। और स्टेट बजट और स्टेट बिल कौन पास करेगा? तो पार्लियामेंट पास करेगा। ये ध्यान रखिएगा कि स्टेट बजट या फिर बिल्स को कौन देखेगा? पार्लियामेंट देखेगा। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो है सस्पेंडेड है, ठीक है। और कंसोलिडेटेड फंड से कौन ऑथराइज करेगा? अगर फंड चाहिए स्टेट को तो वो प्रेसिडेंट ही करेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, अच्छा थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन की अगर बात करें तो चूंकि सेंटर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर तो होंगे नहीं, तो सारा काम कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन वो गवर्नर करेगा। यानी कि 2 चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो लेजिस्लेटिव फंक्शन होगा वो कौन करेगा? वो पार्लियामेंट करेगा। प्रेसिडेंट रूल के टाइम लेजिस्लेटिव फंक्शन कौन देखेगा? पार्लियामेंट।
और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कौन देखेगा? गवर्नर। ठीक है, फिनेंशियल रिलेशन पे कोई इफेक्ट आएगा नहीं। अब बात कर लेते हैं फिनेंशियल इमरजेंसी का, जो कि अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है। ठीक है, तो ये कब लागू किया जा सकता है? जब फिनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का केस आ जाए। ठीक है, ठीक है, तो ये तब लगता है। इसमें भी अप्रूवल की अगर बात करें, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है इसलिए कम टाइम देंगे इस पे हम लोग। 2 मंथ के अंदर आपको जो है दोनों सदन से, लोकसभा राज्यसभा से पास करना होगा। ठीक है, दोनों सदन से पास करना होगा। अगर मान लीजिए लोकसभा डिजॉल्व है तो पहले राज्यसभा 2 मंथ में पास करे और फिर लोकसभा जब मिले तो 30 दिन में पास कर दे, सिंपल मेजोरिटी से, यानी कि जस्ट लाइक सिंपल मेजोरिटी से। तो ये एकदम सिमिलर है प्रेसिडेंट रूल की तरह। मैक्सिमम ड्यूरेशन, इसमें जो है आपको जो है रिपीटेड अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है। लाइक नेशनल इमरजेंसी, देयर इज नो मैक्सिमम ड्यूरेशन अनलेस इट इज रिवोक्ड बाय। इसमें भी जो है मैक्सिमम ड्यूरेशन आपको केवल किस में देखने को मिलेगा? स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल के टाइम 3 साल तक, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं होगा फंडामेंटल राइट पे। तो ये सारी चीजें हो गई। आई थिंक ये टॉपिक हम लोग यहीं पे समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इमरजेंसी से रिलेटेड सब कुछ देखें। अब शायद ही आपसे कोई क्वेश्चन मिस हो इमरजेंसी टॉपिक से। ठीक है, तो चलिए इमरजेंसी पे हम लोग PYQ लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।